हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ग्रीक मीडिया द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है 2030 उसके अंतर्गत ग्रीस द्वारा इंडिया के साथ डिफेंस टाइज को मजबूत किया जा सकता है और इंडियन वेपन्स को ये परचेज करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और आने वाले समय में ग्रीस और इंडिया के बीच में एक्सटेंडेड लेवल पर डिफेंस टाइज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ वेपन्स की यहाँ पर चर्चा करी गई है जिसको लेकर ग्रीस ने इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें मुख्य तौर पर आकाश, ब्राह्मोस और बराक 8 की बात करी जा रही है। तो ऑप्शन दूर में ये चीज़ क्लियर हो गई कि एयर डिफेंस के मामले में इंडिया का जो एयर डिफेंस है वो काफ़ी रोबस्ट है और इस पे ग्रीस का इंटरेस्ट है। आकाश की बात करें तो आकाश के डिफरेंट वेरिएंट्स हम बना रहे हैं। जो करंट आकाश है इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। आकाश 1S में खासकर कंट्रियों का इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपको 25 से 30 किलोमीटर की मैक्स रेंज मिल जाती है, साथ में 30 किलोमीटर के मैक्स एल्टीट्यूड तक इंगेजमेंट रेंज मिल जाती है। 1S की खास बात यह है कि यहाँ पर एक सीकर दे दिया गया है, तो जो टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी है वो पहले से बेहतर हो गई है। साथ में ज़्यादा टारगेट्स को अब इंगेज किया जा सकता है क्योंकि टर्मिनल फेज में मिसाइल का खुद का सीकर टारगेट को इंगेज कर सकता है, तो जो फायर कंट्रोल रडार है वो दूसरे टारगेट्स पर मिसाइल गाइड कर सकता है। साथ में जिस तरीके की स्पीड यहाँ पर मेंटेन करी जाती है और जो मनोरेबिलिटी है इस मिसाइल की, ये इसे काफ़ी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। वहीं पर आकाश एनजी में गेम को पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है। जो मिसाइल है वो अब सॉलिड प्रोपल्शन का इस्तेमाल करती है। ड्यूल पल्स मोटर वहां पर दे दी गई है, AESA कर दे दिया गया है और मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड करके 50 किलोमीटर तक ऑफिशियली बताया जाता है, पर अनऑफिशियली से 70 से 80 किलोमीटर कोट कर दिया जाता है। तो इस मिसाइल में खास बात यह है कि लो RCS टारगेट्स को इंगेज करने की क्षमता है, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट में बड़ा थ्रेट बन गए हैं। तो यहाँ पर पावरफुल AESA फायर कंट्रोल रडार दिया ही गया है, साथ में खुद का AESA सीकर है और EO/IR सेंसर भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। तो आकाश एनजी ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन है और ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि आकाश 1S और NG ये टैंडम में काम करेंगे। आकाश 1S या प्राइम का NG रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद जब बराक 8 की बात आती है तो ये आकाश NG के ऊपर आपको एयर डिफेंस प्रोवाइड कराएगी और वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी 70 से 100 किलोमीटर्स की। तो ये भी एक काफ़ी प्रूवन सिस्टम है। ऑप्शन दूर में हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और ये हमारे वॉरशिप से लेकर लैंड सिस्टम्स तक को प्रोटेक्ट करता है। ये मिसाइल सिस्टम्स हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा कैपेबल माने जाते हैं। ये हाई स्पीड सुपरसोनिक टारगेट्स को भी इंगेज कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब बात एयर डिफेंस सिस्टम्स की आती है तो ज़्यादातर मिसाइल सिस्टम्स जो हैं हम खुद ही बनाते हैं और हर लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम बना रहे हैं। अभी S-400 की कैटेगरी में भी हमारा प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है। एक बार प्रोजेक्ट कुशा जो है ये सक्सीड कर जाएगा तो एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और वहाँ पर खाली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, वहाँ पर हम पूरे R&D से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक के लिए आत्मनिर्भर होंगे। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होगा कि रिक्वायरमेंट पड़ने पर हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर पाएंगे। अगर नया थ्रेट दिखता है, वहाँ पर रडार सिग्नेचर अलग दिखाई देते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करके जो थ्रेट लाइब्रेरी है वो तुरंत अपडेट करी जा सकेगी। और क्योंकि मिशन सुदर्शन चक्र जैसे इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी को हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत कई वेपन सिस्टम्स आ जा रहे हैं जो कि ग्रीस जैसी कंट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। तो जैसे कि हम जानते हैं टर्की और ग्रीस की राइवलरी है और इकोनॉमी के मामले में ग्रीस की इकोनॉमी जो है ये टर्की के कंपैरिजन में पीछे पड़ती है, इसलिए उनके पास बजट इश्यूज हैं और वो लिमिटेड ही अपने डिफेंस में खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक काफ़ी मजबूत एयरफोर्स मेंटेन करी है। तो रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एयरफोर्स के अगेंस्ट में, और ये चीज़ ग्रीस को नज़र आ रही है कि इंडिया इस मामले में काफ़ी मजबूत है। तो हम यहाँ तक कहेंगे कि हमें ग्रीस को प्रोजेक्ट कुशा का पार्ट भी बना लेना चाहिए और एक पार्टनर के तौर पर उनको इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। बाकी जब ब्रह्मोस की बात आती है तो ब्रह्मोस के मामले में इंडिया खुद से फैसला नहीं ले सकता। ये एक JV है, ऑल्दो ज़्यादा ओनरशिप इंडिया की ही है, पर बिना रशिया के एग्रीमेंट के ये चीज़ नहीं बेची जा सकती। तो ग्रीस क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है और जैसी करंट सिचुएशन यूरोप और रशिया के बीच में है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि रशिया किसी भी यूरोपियन कंट्री को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को बेचने के लिए एग्री करेगा। तो इस पर थोड़ा सा डाउट्स है, लेकिन दूसरे और वेपन्स हैं जो कि इंडिया द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं और काफ़ी कैपेबल भी हैं। इसमें रुद्रम सीरीज के मिसाइल्स हैं जो कि एंटी रेडिएशन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और DRDO 100 जैसे एंटी रेडिएशन वेपन है, और सबसे बड़ी बात अस्त्र जैसी BVR मिसाइल्स हैं। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सारे वेपन्स जो है रफाल से इंटीग्रेट करने का प्लान है इंडिया का, और अगर इंडिया द्वारा ये चीज़ इंटीग्रेट करी जाती है तो ये चीज़ हम ग्रीस को ऑफर कर सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा भी रफाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जब बात मिसाइल्स की आती है तो इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत हैं। वहीं पर कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे ग्रीस ने टाटा वैप में भी इंटरेस्ट शोकेस किया हुआ है। बाकी जब आर्टिलरीज और रॉकेट्स की भी बात आती है तो अगेन वहाँ पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है इंडिया के पास देने के लिए। ग्रीस के साथ अगर हम टाइज को मजबूत करते हैं तो ग्रीस के लिए भी आइडल कंट्री इंडिया बनेगी वेपन्स परचेज के लिए, क्योंकि उनके बजट को देखते हुए
इंडियन वेपन्स परफेक्टली फिट होते हैं प्राइस टू क्वालिटी रेशियो में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।